अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द एनिमी, जो कि इंग्लिश क्लास 12th की विस्टास का चौथा लेसन है और इसकी राइटर हैं पर्ल एस बक जी। जो पर्ल एस बक हैं वो पहली अमेरिकन वुमेन हैं जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये जो लेसन है द एनिमी, ये उस दौर का उस वातावरण में लिखा गया लेसन है जिस वातावरण में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस ज़माने में जापान और अमेरिका क्या थे, एक दूसरे के एनिमी थे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो अब हम इस कहानी को शुरू करने से पहले जान लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ मेन किरदारों के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला मेन किरदार है वो है डॉक्टर सदाऊ साहब, जो इस कहानी के हीरो हैं। फिर अगला हमारा मेन कैरेक्टर है हाना, जो उनकी पत्नी है, जो उनका साथ देती हैं। फिर अगला हमारा कैरेक्टर है टॉम। टॉम क्या है? एक अमेरिकन सैनिक है जो जापान का युद्धबंदी है, जो मरी हुई हालत में डॉक्टर सदाऊ को मिलता है और वो ये सोचता है कि सारे जापानीज़ क्या होते हैं, क्रूर होते हैं, जल्लाद टाइप के, बेरहम होते हैं और उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। फिर अगला हमारा कैरेक्टर है जनरल टाकिमा, जो कि एक बूढ़े और स्वार्थी जनरल हैं जो सिर्फ डॉक्टर सदाऊ का इस्तेमाल करते हैं। उनको खाली डॉक्टर सदाऊ की ज़रूरत होती है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन जो ये हैं जनरल साहब, इनका जो इन जापानीज़ लोगों की जनता में जो इनकी इज्जत है बहुत ज़्यादा है। ये जापान के लोगों के नेशनल हीरो हैं क्योंकि इन्होंने मंचूरिया फतेह किया था और जापान की सेना को कई मोर्चों पर फतेह दी थी, तो इसलिए ये एक राष्ट्रीय हीरो हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है डॉक्टर सदाऊ से। डॉक्टर सदाऊ के बारे में कहानी शुरू होती है, जो एक फेमस शल्य चिकित्सक हैं, यानी कि एक सर्जन हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं, जो जापान के तटीय इलाके में रहते हैं अपने घर में। और उस तट पर देवदार के काफ़ी सारे पेड़ हैं और समुद्र तट के चट्टानें वहाँ से दिखाई देती हैं। वहाँ से आसपास जापान के छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप दिखाई देते हैं। डॉक्टर सदाऊ ने अपना जो बचपन बिताया है वो इन्हीं देवदार के पेड़ों के ऊपर चढ़ के और इन्हीं द्वीपों पर खेल के बिताया है। और उनके पिता का मानना था कि ये जो द्वीप हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये जापान का भविष्य है। डॉक्टर सदाऊ के पिता एक बहुत ही पारंपरिक देशभक्त आदमी थे। उन्होंने अपने बच्चे से कभी भी मजाक नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भर दी। सदाऊ ने हमेशा इन महान गुणों को अपने अंदर संजोए रखा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन सदाऊ को सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि वो एक ऐसी खोज करने वाले थे जो घावों को पूरी तरह से साफ कर देगी। इसके अलावा जो जनरल टाकिमा साहब हैं, ये बहुत बूढ़े थे। ये डॉक्टर सदाऊ के अलावा और किसी भी सर्जन पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि ये मानते थे कि अगर जनरल साहब मर भी गए तब भी जो दूसरे जर्मन टाइप के डॉक्टर हैं वो ये ऑपरेशन सफल मानेंगे और डॉक्टर सदाऊ एक बहुत ही मानवीय इंसान है, वो उन्हें मरने नहीं देगा। इतना उन्हें डॉक्टर सदाऊ पर भरोसा था। फिर अगली बात क्या होता है, अगला हमारा कैरेक्टर है हाना, जो डॉक्टर सदाऊ की वाइफ है। हाना से इनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी, लेकिन उन्होंने तब तक हाना को शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया जब तक कि उन्हें पता नहीं चल गया कि हाना मूल रूप से जापानी है, क्योंकि वो जानते थे अगर हाना जापानी ना हुई तो उनके पिता कभी भी इस शादी को मंजूरी नहीं देंगे। डॉक्टर सदाऊ की हाना से जो मुलाकात हुई थी वो एक एक्सीडेंट के रूप में हुई थी, जब वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे रहते थे। उस रात में उन्हें प्रोफेसर हार्ले के घर जाना नहीं था, लेकिन वो वहाँ गए जहाँ उनकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट से हुई जिसका नाम क्या था, हाना था। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों जापान वापस आ गए और दोनों की शादी जो हुई उनके पिता की खुशी से, इच्छा के अनुसार, पारंपरिक जापानी तरीके से हुई। वो बहुत खुश थे डॉक्टर सदाऊ और हाना अपनी शादी से। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आगे कहानी में अब उनके 2 बच्चे भी थे, डॉक्टर सदाऊ और हाना के। कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर सदाऊ और हाना एक शाम को अपने बरामदे से खड़े हुए नज़ारे का आनंद ले रहे थे समुद्र के, कि कोहरे में एक काली आकृति उन्हें निकलती हुई दिखाई दी। वो एक आदमी था जो कुछ कदम चला और डगमगाया और फिर वहीं लेट गया। अब वो रेंग रहा था समुद्र तट पर। सदाऊ ने सोचा कि वो एक मछुआरा है जिसकी नाव बह गई होगी। समुद्र से दूर लहरें नुकीली चट्टानों से गुजरती हैं। वो आदमी बुरी तरह घायल कहीं ना हो गया। दोनों तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ पड़े।
जब हाना ने देखा तो महसूस किया कि वो जो आदमी था वो एक वाइट मैन था और वो एक बेहोशी की हालत में था। आदमी का बहुत सा खून बह रहा था। सदाऊ ने देखा कि गोली लगने से जख्म खुला हुआ है। सदाऊ ने घाव को समुद्री काई से भर दिया। वो आदमी दर्द से करा उठा लेकिन जाग नहीं पाया। वो इतना बेसुध था, इतना कमज़ोर था, क्योंकि अब सदाऊ ने उस आदमी को वापस समुद्र में फेंकना चाहा था, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो एक अमेरिकी है और वो जापानी सेना का क्या है, युद्ध बंदी है, क्योंकि उस आदमी की जो टोपी पर था अमेरिकन नेवी का निशान लगा हुआ था। सदाऊ जानता था कि शत्रु को आश्रय देना, शेल्टर देना उसके लिए संकट का कारण हो सकता है। वो डॉक्टर में के रूप में अपने नैतिक कर्तव्य के रूप में अब डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सदाऊ फंसा हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो वो देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। देशभक्ति के रूप में तो उसे अपने दुश्मन को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या था कि उसकी इंसानियत जाग रही थी। भला वो एक डॉक्टर होते हुए कैसे एक आदमी को, जब उसे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, कैसे छोड़ सकता था। ना करते हुए, ना चाहते हुए भी उसने उसे घर लाने का फ़ैसला किया। अब जब वो उसे घर में लेके आया तो नौकर देख करके बहुत डर गए और वो उसे अपने पिता के कमरे में ले गया। अब डॉक्टर सदाऊ के पिता ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक विदेशी वस्तु नहीं इस्तेमाल की थी। उनके मरने के बाद उनका लड़का उनके ही घर के उन्हीं के कमरे के अंदर एक विदेशी को ले आया, और वो भी वो विदेशी जो जो उनके देश का दुश्मन है। ठीक है, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। फिर बात आगे बढ़ती है। डॉक्टर सदाऊ तुरंत उसके ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो युद्ध बंदी है उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत गंदा है। तो डॉक्टर सदाऊ की पत्नी नौकरानी से कहती हैं कि आप जाके इसको साफ़ कर दीजिए, लेकिन नौकरानी मना कर देती है साफ। तो क्या होता है, जो हाना है उसी को उस युद्धबंदी को ना चाहते हुए साफ़ करना पड़ता है। फिर डॉक्टर सदाऊ उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर सदाऊ हाना से कहते हैं कि भैया इसको एनेस्थेटिक दे दो। तो हाना उसे एनेस्थेटिक देती है, ऑपरेशन होते हुए देखती है, जो उसने के जीवन में उसने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था। तो हाना को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ जाती हैं। डॉक्टर सदाऊ भी उस बंदी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इधर उधर गोली टटोलते हुए किडनी के पास से उसकी गोली निकाल देते हैं। वो आदमी की जान बच जाती है। ऑपरेशन के समय हाना एक चीज़ देखती है। हाना उस आदमी के गले के ऊपर क्या देखती है, लाल निशान देखती है। अब लाल निशान देख करके वो परेशान हो जाती है, क्योंकि बहुत सी कहानियों में उसने पढ़ा था कि युद्ध बंदियों को कैसे कैसे टॉर्चर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जापानीज़ देशभक्त फैमिली थी और जापान के लोगों ने जिन जिन देशों को जीता था, तो इसने हमेशा न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, रेडियो पर यही सुना था कि जापान की सेना जहाँ जाती है वहाँ की जनता उनका स्वागत करती है। वो ऐसा सोच नहीं सकती थी कि जापान की सेना कभी किसी को टॉर्चर करती है। हाना के मन में विचार आया। फिर हाना के मन में दूसरी ओर जनरल टाकीमा के बारे में विचार आया। जनरल टाकीमा जो अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर इतना टॉर्चर करता था कि कुछ कहने को नहीं, तो वो और लोगों को क्या करता होगा। और सच्चाई ये थी, जो रिपोर्ट्स के अब इधर कहानी से तर सच्चाई ये थी कि जापानीज सेना ने उस ज़माने में कोरिया के लोगों को, कई आदमियों को मारा और उनकी कई औरतों के साथ बलात्कार किया है जापानीज सेना ने। लेकिन जापानीज सेना की वहाँ की मीडिया में जो रिपोर्ट थी वो एक हीरो की तरह थी। आखिरकार हाना भी असमंजस में पड़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग उसकी अच्छी तरह देखभाल करने रहते हैं। तो फिर उसके बाद में नौकरों ने टॉम के कमरे में प्रवेश करने से मना कर दिया था। तो फिर हाना ही उसकी देखभाल करती है और उससे थोड़ी अंग्रेज़ी में बात करती है। तो वो आदमी जो है वो अपना नाम टॉम बताता है। हाना उसे बताती है कि वो भी काफ़ी टाइम तक के अमेरिका में रही है। नौकर इस बात का काफ़ी विरोध करते हैं। नौकरों को लगता है कि ये दोनों जो पति पत्नी हैं काफ़ी टाइम से अमेरिका में रहे हैं, इसलिए इनको देशभक्ति कुछ नहीं आती, ये लोग अमेरिकन लोगों को ही पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर सदाऊ और हाना विश्वास दिलाते हैं अगर जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन 7वें दिन नौकर जो है घर का सारा काम काज छोड़ करके भाग जाते हैं। उसी दिन सादी वर्दी में एक मैसेंजर आता है, ठीक है, एक संदेशवाहक आता है। उसको देखकर हाना इतना घबरा जाती है कि बोल भी नहीं पाती। तो सदाऊ अपनी पत्नी की ये हालत देख करके सोचता है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
ये आदमी ना तो टॉम ना तो हमारे गले की हड्डी बन गया, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते। लेकिन जो मैसेंजर आया होता है उसे जनरल टाकीमा साहब ने भेजा होता है, क्योंकि उन्हें सदाऊ की ज़रूरत होती है। सदाऊ जाकर जनरल साहब को सारी बात बताता है कि उसे कैसे एक युद्धबंदी मिला और वो कैसे उसकी जान बचाई। जो जनरल टाकीमा अमेज़ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि तुमने तो एक दुश्मन को भी नहीं मरने दिया, तो मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ। जब तुम एक दुश्मन को ऑपरेशन करते मैं उसको नहीं मार पाए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ऑपरेशन तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। जनरल टाकीमा सोचते हैं अगर तुम पकड़ लिए गए और तुम्हें फांसी हुई और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा। तो वो डॉक्टर सदाऊ से कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने किराए के जो हथियारे हैं, किराए के कातिल भेज करके इस आदमी का काम तमाम कर दूंगा। तुम अपने घर का जो गर्मी आ रही है, खिड़की दरवाज़ा खुला रखना जैसे कि आंगन के पार का। और मेरे जो किराए के कातिल हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो काम करने के बाद लाश को भी ठिकाने लगा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस बैठक के बाद सदाऊ ने 3 रातों तक उन किराए के कातिलों का इंतज़ार किया। अंत में वो इतना परेशान हो गया कि उसके लिए सब सहना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अंत में उसने टॉम से छुटकारा पाने का खुद ही अपना कोई एक रास्ता ढूंढा। उसके बाद डॉक्टर सदाऊ ने टॉम को भगाने की एक योजना बनाई। उसने उसे चेतावनी दी कि उसे भागने की ज़रूरत है। टॉम, तुम्हारा ज़्यादा दिन तक के यहाँ रहना जो है डॉक्टर सदाऊ और उसके परिवार के लिए एक खतरा हो सकता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि तुम यहाँ हो, नौकरों को भी ये बात पता है और ये बात ज़्यादा दिन तक छुपेगी नहीं। तुम्हारा यहाँ तुम्हारे लिए और हमारे लिए दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने टॉम को भागने की एक योजना बनाई। उन्होंने उस आदमी को नाव, भोजन, पानी और कपड़ों की व्यवस्था की। डॉक्टर सदाऊ अपना फेवरेट टॉर्च उसको देना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिर में उसे एक फेवरेट अपना टॉर्च भी दिया और उसे बताया कि अगर वो पास के द्वीप पर जाके छुप जाए, उसे जापानी कपड़े पहना दिए और वो जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जब सूरज क्षितिज की ओर जा रहा हो शाम की टाइम, तो वो उस टॉर्च को जला दे, तो वो उसकी उस ज़रूरत का पता लग जाएगा और वो उन्हें आकर के दे देंगे। उन्हें वहाँ पर तब तक रहना है जब तक उन्हें कोई कोरियाई जहाज़ ना मिल जाए, और जैसे ही उन्हें कोई कोरियाई मछली पकड़ने वाला टॉम को जहाज़ मिले, टॉम उस जहाज़ पर बैठ करके सीधे वहाँ से भाग जाए। उन्होंने टॉम को थोड़ा खाना भी दिया और उन्होंने ये टॉम से ये कहा कि उसको वहाँ कई मछलियाँ मिल जाएंगी खाने के लिए, लेकिन उस टॉम को उसे पका के नहीं खाना है, क्योंकि आग उस द्वीप से साफ दिखाई देगी, क्योंकि आसपास मछुआरों के भी द्वीप हैं जो उसके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। फिर उसके बाद में जब ये बात ख़त्म हो गई, उसने सदाऊ ने अपने इस अनचाहे बंदी दुश्मन से छुटकारा पाने के बाद में जनरल टाकीमा को ये सूचना दी कि वो अमेरिकी बचकर भाग गया। तो जनरल टाकीमा ने बताया कि वो अपनी परेशानी में इतना सोच रहा था कि उसने तो उस कैदी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, वो इसके बारे में सोचना ही भूल गया। उसने सदाऊ को कहा कि वो ये बात की खबर किसी को ना दे, नहीं तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। जनरल की बातों से डॉक्टर सदाऊ को ये विश्वास हो गया कि जनरल उसकी मुट्ठी में है, जो राष्ट्रीय हीरो है, मतलब अब उसके ऊपर कोई देशद्रोह का आरोप वगैरह नहीं लगेगा। फिर वापस घर आकर सदाऊ ने सोचा कि वो उन पलों के बारे में सोचा जो उसने अमेरिका में बताए थे, अपने दिन, जिन दिनों वो अमेरिका से मिला था, उनको याद किया। उसे हैरानी थी कि वो अपने दुश्मन को क्यों नहीं मार पाया। इतना बड़ा देश, उसके अंदर देशभक्ति की भावना की कोई कमी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक अपने दुश्मन को, एक अमेरिकन नहीं बल्कि एक अमेरिकन सैनिक को आखिर क्यों नहीं मार पाया। इन सब को सोच करके डॉक्टर सदाऊ थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।